नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 के प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास की पुस्तक हमारा गौरव पढ़ने जा रहे हैं और इस पुस्तक का अध्याय 6 जिसका नाम है प्राचीन राज व्यवस्था, इसकी कुछ भाग हम लोग पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग यह जान चुके हैं कि प्राचीन राज व्यवस्था में शासकों का चयन कैसे होता था। उस वीडियो में हम लोग होने वाले यज्ञ के बारे में भी समझे हैं, जिसमें अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ किस प्रकार होता था और क्यों होता था, यह भी हम लोग समझ चुके हैं। बच्चों, पूर्व की वीडियो में हम लोग जनपद एवं महाजनपद किसे कहते हैं यह भी पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, और इस वीडियो में ही हम लोग मगध तथा वज्जी महाजनपद का परिचय भी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था की जानकारी से। बच्चों, उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम होने लगा था तथा कृषि का महत्व बढ़ने लगा था, और कृषि के महत्व के बढ़ने का कारण था लोहे का प्रयोग शुरू हो जाना। बच्चों, लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मतलब लोहा का उपयोग वहाँ कब से शुरू हुआ, इसका प्रमाण एटा जिले के अंतरंजी खेड़ा से मिला है, जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व का है। लोहे के प्रयोग से कृषि में व्यापक बदलाव आया। हल के फाल, आप यहाँ चित्र में देखिए, हम फाल किसे कहते हैं, अब लोहे के बनने लगे थे, और लोहे के बनने के कारण कठोर जमीन आसानी से जोती जाने लगी। खेती रोपण विधि से शुरू हुई। इसके अलावा सिंचाई के साधन के रूप में तालाब एवं कुओं के साथ नहरों का उपयोग भी होने लगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। उपजाई जाने वाली फसलों में जौ, चावल, गन्ना, सरसों आदि प्रमुख थे। बच्चों, उस समय समाज में पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। कई लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिनमें सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्रकारी की गई है। बच्चों, इन बर्तनों को चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजा नियमित रूप से कर यानी कि टैक्स वसूलते थे। फसलों की उपज का लगभग 1/6वां हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। कृषि कर को भाग कहा जाता था। पशुपालक, शिकारियों, व्यापारियों, कारीगरों से कर वसूला जाता था। लोहार, बुनकर, बढ़ई, सुनार को उपकर के रूप में राजा के लिए
एक दिन काम करना पड़ता था, काम के रूप में उन्हें अपना टैक्स चुकाना पड़ता था। तो अभी बच्चों हम लोग आर्थिक स्थिति के बारे में जान रहे थे। अब आइए मगध तथा वज्जी महाजनपद का एक परिचय प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मगध के बारे में जानते हैं। बच्चों यहाँ जो मानचित्र दर्शाया जा रहा है, पूर्व की वीडियो में भी मैंने मानचित्र 3 को दर्शाया है और ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। तो वहाँ आप उस मानचित्र में मगध को ढूंढिए कि मगध कहाँ स्थित है। मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसके कई कारण थे। पहला, यह गंगा बेसिन में स्थित था, जहाँ गंगा और सोन जैसी नदियाँ बहती थी। ये नदियाँ यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ भूमि कर की दर अधिक थी, मतलब भूमि टैक्स की दर अधिक थी, जिससे राजा को अधिक आय होती थी, अधिक इनकम होती थी। दूसरा, मगध का एक हिस्सा हाथियों की बहुलता, यानी कि हाथी बहुत पाए जाते थे, बहुलता वाले जंगलों से भरा था। इसमें छोटा नागपुर, जो कि वर्तमान झारखंड का क्षेत्र है, यह भी शामिल था। हाथियों को सेना में शामिल किया जाता था। लकड़ियों से घर, रथ और गाड़ियां बनाई जाती थी। तीसरा, मगध का शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के पीछे झारखंड के लौह अयस्क के भंडार का महत्वपूर्ण योगदान था। बच्चों ये तो आप समझ गए होंगे कि झारखंड किस महाजनपद में था, मगध महाजनपद में था। तो यहाँ के लौह अयस्क के भंडार का महत्वपूर्ण योगदान मगध के विकास में था। लोहे से मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे। चौथा कारण, मगध का अन्य क्षेत्रों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध था, जो उसकी आर्थिक समृद्धि में सहायक था। बच्चों यहाँ जो चित्र देख रहे हैं, ये महात्मा बुद्ध का स्वागत करते हुए बिंबिसार का चित्र है। मगध पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश का शासन रहा। हर्यक वंश के 2 शक्तिशाली शासक थे, पहला बिंबिसार तथा दूसरा अजातशत्रु। बिहार में राजगिरी, जिसे वर्तमान में राजगीर कहते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जिसे अभी पटना कहा जाता है, इसको भी राजधानी बनाया गया। यह कार्य शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक ने किया था। नंद वंश का एक महत्वपूर्ण शासक महापद्मनंद थे। इस वंश के अंतिम शासक घनानंद के शासनकाल में मैसिडोनिया का राजा सिकंदर ने भारत के पश्चिम उत्तर भाग पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब बच्चों दूसरी महत्वपूर्ण महाजनपद वज्जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गंगा के उत्तर में आज के मतलब वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल में वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, जो कि वर्तमान बिहार में है, वहाँ थी। यह 8 कुलों यानी कि गणों का संघ था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है और संघ का प्रयोग संगठन या सभा के लिए किया जाता है। तो यह 8 कुलों का यानी कि गणों का संघ था, जिसमें कुल, विदेह, वज्जी तथा लिच्छवी प्रमुख थे। संघ में कई शासक होते थे, जो सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए शासन की नीति तय करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, स्त्रियां, दास एवं कर्मकार को अर्थात मजदूरी करने वालों को इन सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से ही संबंधित थे। अजातशत्रु ने वज्जी को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया। तो यह था बच्चों
आर्थिक व्यवस्था तथा मगध तथा वज्जी महाजनपद का परिचय। बच्चों, ये सारी बातें एक बार सुनने से आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। आप पाठ्य पुस्तक में दिए गए इस अध्याय को ध्यान से पढ़िएगा और लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। खुश रहिएगा और खेलिएगा। बच्चों, अगली वीडियो में हम इस अध्याय पे दिए गए अभ्यास का उत्तर लेके आएंगे। आप उन उत्तरों की सहायता से अपने भाषा में और अच्छी तरह से उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।